हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपनी आज के वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बहुत ही वन लीनियर टाइप के क्वेश्चंस। इसमें इसका लेवल मैंने रखा है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा रहेगा बिहार एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में श्वसन अभिसरण के माध्यम से होता है। याद रखिए कि हाइड्रा में श्वसन विश्रम के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। असममिति रचना स्पंज में पाई जाती है। ठीक है, स्पंज में असममिति रचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा पे है सिलेंटेटर टिनोफोर तथा एकानोडर्म में अड़ीय समिति पाई जाती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब देखिए रेडियल सिमेट्री क्या बोलते हैं, तो जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। मतलब कोई भी जैसे प्राणी है, उसका शरीर है, उसको दो समरूप भागों में उसका अक्षीय केंद्रीय अक्ष से गुजरता है, एक्सिस से गुजरे और दो भागों में विभाजित कर दे, उसको ही रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये सब जितने हैं सिलेंडेटर, टिनोफोर तथा एकाइनोडर्म, ये सब रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, परंतु स्पंज में असममिति पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिनोफोरा को सामान्यतः क्या बोलते हैं, तो टिनोफोरा को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मकड़ी स्पिनरेट्स की मदद से जाला बनाती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है, तो मकड़ी जो है स्पिनरेट्स की मदद से जाला बनाती है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है झींगा में 19 जोड़ी पाद होती है, यानी कि 19 जोड़ी पाद होते हैं और झींगा में पैर होते हैं। क्लियर। तिलचट्टा के हृदय 13 चैम्बर्स का बना होता है। तिलचट्टा जो होते हैं उनके हृदय 13 चैम्बर्स का बना होता है। अगला है कि उभयचर वर्ग का हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। ये सब याद रखने हैं क्योंकि अधिकतर बार एग्जाम में ये सब पूछता है। उभयचर का वर्ग कितने प्रकोष्ठ या चैम्बर्स का बना होता है, तो 3 चैम्बर्स का बना होता है। साथ ही सरीसृप वर्ग का हृदय 3 प्रकोष्ठों का ही बना होता है, परंतु मगरमच्छ ऐसा सरीसृप है जिसमें कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्लियर। तो सरीसृप पूछे तो सरीसृप का वर्ग का हृदय जो है सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ यानी चैम्बर्स का बना होता है, परंतु मगरमच्छ ऐसा सरीसृप है जिसमें कि 4 प्रकोष्ठ यानी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्लियर। और उभयचर में कितने पाए जाते हैं, तो उभयचर में यहाँ पे हमारा 3 प्रकोष्ठ ही पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि यह असमतापी होते हैं तथा अंडा देने वाले होते हैं। अब ये किसके बारे में कहा गया है कि असमतापी होते हैं तथा अंडा देने वाले होते हैं, तो सरीसृप के बारे में कहा गया है। यहाँ पे सरीसृप के बारे में कहा है कि ये असमतापी होते हैं और अंडे देते हैं। और नेक्स्ट है कि लंग फिश को मत्स्य एवं एम्फीबिया वर्ग का कड़ी माना जाता है। मत्स्य और एम्फीबिया के बीच का कड़ी माना जाता है लंग फिश को। और साथ ही मेढक जो होते हैं जल में त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेढक जल में त्वचा द्वारा सांस लेंगे, लेकिन अगर मेढक वही स्थल पर रहे तो आपको पता है कि मेढक एम्फीबिया वर्ग का है। और जो एम्फीबिया किसको बोलते हैं, जो स्थल या जल दोनों में रहे उसको एम्फीबिया बोलते हैं, यानी कि उभयचर बोलते हैं। तो अगर वो स्थल पर है तो फेफड़ों द्वारा शोषण करता है मेढक। क्लियर। और नेक्स्ट है कि पक्षियों का हृदय 4 चैम्बर्स का बना होता है, यानी कि जो भी पक्षी होते हैं उनके हार्ट जो होता है वो 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। क्लियर। और पक्षी जो होते हैं समतापी होते हैं। तो ये समतापी असमतापी वाले जितने भी प्राणी हैं ये याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो पक्षी जो होते हैं ये समतापी होते हैं। क्लियर। अगला हमारे पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पक्षी जो होते हैं वे श्वसन फुफ्फुस के द्वारा करते हैं और पक्षियों में एक ही अंडा से होता है। क्लियर। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां होती हैं। ये सब फैक्ट्स याद रखने चाहिए आप लोगों को। और बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। याद रखिए कि अगर जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो उसमें पित्ताशय भी नहीं पाया जाता है, जिसमें यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी उसी में पित्ताशय पाया जाता है। परंतु ये देखिए घोड़े और चूहे जो होते हैं इनमें रीढ़ होते हैं परंतु पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखना है कि अपवाद में ये दोनों हैं, घोड़ा और चूहा। क्लियर। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्या है, तो पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी आर्कियोपटेरिक्स को माना जाता है। आर्कियोपटेरिक्स को पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो लुवेन हॉक ने की थी। जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की
खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम संसार की सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो ग्रेन्यूल सेल। ग्रेन्यूल सेल सेरिबेलम में पाई जाती है, मानव मस्तिष्क के। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका इसको बोला जाता है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे तो अंडाणु। अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्लियर? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल सेल जो सेरिबेलम में पाई जाती है, और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। जड़ एवं भूमिगत तनों में कौन सा लवक पाया जाता है? तो जड़ एवं भूमिगत तनों में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ये अवर्णीय लवक भी इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या है? तो ये उन पौधों में ही पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट और जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। लाइक उसका मान लीजिए कि कुछ जड़ हो गए या तना हो गए जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हो जाते हैं, उन्हीं में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। तो कि मानव शरीर का तो लाइसोसोम आप लोगों को पता होगा, मानव शरीर का लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, लेकिन अब पादप कोशिका में भी लाइसोसोम हो जाता है, उसको स्फीरोसोम बोलते हैं, स्फीरोसोम। अगला क्वेश्चन कि पपीते का पीले रंग किस कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन के कारण पपीते में पीला रंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी का रंग किस कारण होता है? तो जैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग जो होता है, और सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्या? तो अगला क्वेश्चन है पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो देखिए ये सब जितने भी फीमेल में भी होता है, और 23वां जोड़ी जो होता है फीमेल में एक्स होता है, और मेल जो होता है उसमें XY होता है, और ये 23वां जोड़ी जो होता है यही नर और मादा को डिसाइड करता है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? तो अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल DNA एंड RNA को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन और न्यूक्लिक अम्ल के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DNA कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। देखिए आगे मैंने बताया था केंद्रक में धागे के रूप में DNA कोशिका फैला रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि DNA की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। DNA की कुछ मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि RNA कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। तो RNA भी कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफर्ड RNA की संरचना। अब आप लोगों को पता होगा कि RNA 3 टाइप के होते हैं। में से ट्रांसफर्ड RNA की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी HG खुराना यानी कि हरगोविंद खुराना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो खुराना जिनको उनके इस योगदान के लिए नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ 1968 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चाय की पत्तियों में कौन सा कोशिकीय पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो थीन। चाय की पत्तियों में थीन उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन। तो फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त रेजिन हींग होता है। क्लियर? एकिसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है कत्था। याद रखिए कि एकिसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है कत्था। और ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो ये सब अपने पौधे अपने शरीर से उत्सर्जित करते हैं। ये उनके शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए उनको उत्सर्जित करते हैं। और जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि। अब देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका 2 प्रकार की होती है ना। तो जंतु कोशिका में जो आकार में वृद्धि होता है वो क्यों होता है? तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है इसलिए उनके आकार में वृद्धि होती है। वहीं अगर पादप कोशिकाओं में वृद्धि की बात पूछे तो पादप कोशिकाओं में वृद्धि कोशिका के आकार में वृद्धि से होता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या है कि जंतु अगर होंगे तो उनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। लेकिन पादप कोशिका जो होते हैं तो पादप कोशिका में ओनली इनका साइज में वृद्धि होती है, कोशिका के साइज में वृद्धि होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन कोशिका में
गुणन, वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए होता है। तो आप लोगों को पता होगा मुख्यतः कोशिका के विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री होता है। तो ये समसूत्री जो होता है ये गुणन, वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी को कोशिकाओं के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्जी को ट्रैफिक कंट्रोलर बोलता है कोशिकाओं के बॉडी में। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो अगर ऊर्जा घर बोल दे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन यहाँ कोशिका का रसोई घर बोलता है हरित लवक को। ठीक है। पादपों में कोशिका का रसोई घर या कोशिका का रसोई घर पूछे तो हरित लवक। और नियंत्रित समसूत्री विभाजन में कौन सा रोग हो जाता है? अगर अनियंत्रित समसूत्री विभाजन जो होगा तो उससे कैंसर होता है, कैंसर, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, कैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ साइंस के क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, कैसे एटीपी का निर्माण होता है इत्यादि के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।